चले स्टार्ट करते हैं अपन। हमें आज स्टार्ट करना है सेक्शन 186, है ना। 186 का है LIG। इसका LIG मतलब लोन, इन्वेस्टमेंट और गारंटी सिक्योरिटी एंड एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अनदर कंपनी, है ना। हालांकि इनके रिलेशनशिप में स्पेसिफिक सेक्शन भी हैं। लोन का मतलब क्या होता है? किसी पर्सन को हम इस पर्पज से पैसा दे रहे हैं कि कुछ समय बाद वो वापस दे देगा, विथ और विदाउट इंटरेस्ट एज द केस में भी। तो लोन देने पर तो 179 सबसेक्शन 3 भी लगता है, लेकिन 179 सबसेक्शन 3 केवल यही कहता है क्या कि डिसीजन कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कहां लेंगे? बोर्ड मीटिंग। कैसे नहीं लेंगे? RBC से, है ना। और कोई रिस्ट्रिक्शन बताई नहीं है। फिर हमने 185 भी लोन का ही पढ़ा है, बट 185 केवल इतना ही कहता है कि अगर आप लोन किसको देते हो? डायरेक्टर्स को। मतलब ये स्पेसिफिक है कि लोन अगर आपने किसको दिया है तो ही एप्लीकेबल होगा। अगर आप डायरेक्टर के अलावा किसी को लोन दे रहे हो तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड तीसरा हमारा जो हम पढ़ रहे हैं 186, जिसमें लोन अगर किसी भी पर्सन को दिया है, लोन अगर हमने, तो कौन सा सेक्शन लग जाता है? 186 लग जाता है। एंड कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस दी हैं जो हमें कंप्लाई करना पड़ेगी। तो हम अब स्टार्ट करते हैं 186 के प्रोविजन। सबसे पहले लोन का मतलब हमने क्या देखा कि हम किसी पर्सन को क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं, इस पर्पस से कि वो रिटर्न किया जाएगा आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम विथ और विदाउट इंटरेस्ट। दूसरा इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? किसी पर बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटीज में पैसा लगाना। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है बेटा? बोलो। किसी बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटीज में क्या लगाना? पैसा लगाना। एंड तीसरा ट्रांजैक्शन है हमारा गारंटी एंड सिक्योरिटी। मतलब लोन किसी और ने लिया है, उसके फेवर में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? गारंटी सिक्योरिटी। लोन तो किसी, हम उसके फेवर में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? गारंटी सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर इसने लोन का अमाउंट रिटर्न नहीं किया तो पैसा हम वापस देंगे। ऐसी गारंटी सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें दिया है 186 सबसेक्शन 1 से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि लेयरिंग की मना करता है। यह कहता है कि अगर कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो डायरेक्टली करे इन्वेस्टमेंट। मेरी कंपनी है, आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहती है, सिक्योरिटीज खरीदना चाहती है, तो डायरेक्टली खरीदे। डायरेक्टली खरीदे मतलब ऐसा नहीं कि हम हमारी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम? हमारी, और उस इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है मतलब जैसे रिलायंस है, रिलायंस ने सब्सिडरी बनाई ए लिमिटेड, ए लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया एक्स में, एक्स इन्वेस्टमेंट कर रही है टी में। तो टी में इनडायरेक्टली देखा जाए तो किसका पैसा है? बट रिलायंस और टी के बीच में दो लेयर है। रिलायंस और कितनी लेयर है? दो लेयर है। लेयरिंग इसलिए की जाती है, कवर इसलिए किया जाता है ताकि पीछे की सच्चाई छुपाई जा सके। तो यहां पर यही बोला है कि कोई भी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट करना है ना, करो। हम मना थोड़ी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने की, बट इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली करो यार। इस तरह से आप किसी के पीछे छुपकर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ठीक है, वो अलाउड है। कितनी लेयर तक? दो लेयर तक अलाउड है, दो से ज्यादा लेयर अलाउड नहीं। पर्पस इसका मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना ही है और कोई पर्पस इसका नहीं है। जो इलीगल एक्टिविटीज चलाई जा रही है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के पर्पस से ही ये प्रोविजन है और किसी पर्पस से नहीं है। तो 186 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि कंपनी कितनी ही सब्सिडरी बना सकती है। नंबर ऑफ सब्सिडरीज बनाने पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिलायंस 1000 सब्सिडरी कंपनीज बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे उसने एक सब्सिडरी बनाई, कौन सी? ए लिमिटेड के थ्रू रिलायंस जो भी काम कर रही है, तो ये एक लेयर के थ्रू हो गया है। किसके थ्रू हो गया है? एक, ये फर्स्ट लेयर हो गई। अब ए ने इन्वेस्टमेंट किया किस में? तो देखा जाए तो एक्स में इन्वेस्टमेंट किसका है? बट रिलायंस का नाम नहीं आ रहा, नाम किसका आ रहा है? ए का। क्योंकि रिलायंस और एक्स के बीच में एक लेयर है, कौन सी? ए लिमिटेड।
चलो ये भी अलाउड है। फिर एक्स लिमिटेड, जिसको इनडायरेक्टली कंट्रोल कौन कर रही है? रिलायंस ने उससे इन्वेस्टमेंट करवाया टी में। कहां इन्वेस्टमेंट करवाया? टी में इन्वेस्टमेंट करवा दिया। तो टी में भी पैसा है किसका? बट रिलायंस और टी के बीच में कितना है? 2 लेयर। यहां तक 2 लेयर तक अलाउड है, 2 से ज्यादा लेयर नहीं होना चाहिए। मतलब फिर आप टी के थ्रू फर्दर इन्वेस्टमेंट करो, वो हम प्रोहिबिट कर रहे हैं, वो अलाउड नहीं है। 186 सबसेक्शन 1 यही कहता है। तो मैक्सिमम कितनी लेयरिंग हो सकती है? 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी कंपनी। बोलो जल्दी से, क्या बोला हमने? कितने से ज्यादा लेयर नहीं बना सकते हम? 2 से ज्यादा लेयर हम नहीं बना सकते हैं। मैक्सिमम लेयरिंग कितनी हो सकती है? 2 ही हो सकती है। यहां तक की कहानी समझ में आई अपने को? तो जैसे रिलायंस की देखा जाए तो कितनी सब्सिडरी हैं? 4। मैं बोल रहा हूं 4000 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट रिलायंस ने इन्वेस्टमेंट किया किसमें? बी में। फिर बी किस में कर रही है? वाई में। और वाई किस में कर रही है? पी में। तो पी को इनडायरेक्टली कंट्रोल कौन कर रहा है? रिलायंस। बट रिलायंस और पी के बीच में कितनी लेयर है? यहां तक अलाउड। अब पी फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक्स में, तो रिलायंस और एक्स के बीच में कितनी लेयर हो गई? 3। वो अलाउड नहीं। 2 लेयर तक अलाउड है, 2 से ज्यादा लेयरिंग अलाउड नहीं है। सीधी सीधी सी बात। पॉइंट समझ में आए है ना? तो पर्पस मैंने आपको बता दिया, पर्पस यही है मनी लॉन्ड्रिंग को रेगुलेट करना, ब्लैक मनी को रेगुलेट करना। मनी लॉन्ड्रिंग समझते हो? ये प्रोसेस होती है जिसमें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। आप जब सेकंड ग्रुप में आ जाओगे, सेकंड ग्रुप पढ़ोगे, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको पूरा। उसमें यही बताया जाता है कि ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट होती है। इस पर्पस से नहीं बताते हैं कि हम सीखें और हम करें, इस पर्पस से बताते हैं ताकि हमें कोई इनडायरेक्टली उस प्रोसेस में इन्वॉल्व ना कर ले। और अगर हमें लग रहा है कि कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि अथॉरिटीज को बता दें, इस पर्पस से। ठीक है? तो जैसे शारदा स्कैम हुआ था वेस्ट बंगाल के अंदर, तो जब उसका जांच करने गए तो वहां 200 से ज्यादा लेयर मिली थी। पागल हो गए थे जो अथॉरिटी चेक करने गई थी, समझ में नहीं आ रहा था पैसा कहां से आया। इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर हुआ था कौन सा स्कैम? 2 से ज्यादा लेयर थी उसमें। तो इन्होंने बोला ना तो हम सब्सिडरी कंपनी बनाने से मना कर रहे हैं आपको, ना लेयरिंग से मना कर रहे हैं, बट लेयरिंग मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 2 से ज्यादा लेयर हम अलाउड नहीं कर रहे हैं, 2 से ज्यादा की लेयरिंग अलाउड नहीं है। सीधी सीधी सी बात। ये क्लियर हुआ? बोले यार कुछ एक्सेप्शंस हैं क्या? एक्सेप्शनल केसेस में क्या हम 2 से ज्यादा लेयरिंग रख सकते हैं क्या? तो बोले हाँ, एक्सेप्शन है ना। इन एक्सेप्शनल केसेस में आप क्या कर सकते हो? 2 से ज्यादा लेयरिंग रख सकते हो। पहला, अगर कंपनी एक्वायर की जाती है आउटसाइड इंडिया के बाहर, हमने कंपनी एक्वायर की है कहां पर, एंड उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी कंपनी है 2 लेयर से ज्यादा, तो ऐसी सिचुएशन में अगर जिस कंट्री की वो कंपनी थी वहां अलाउड अगर था तो ठीक है, कर ले, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये चीज आई समझ में? वापस से क्या बोला अपन ने कि अगर हम क्या एक्वायर कर रहे हैं? कंपनी, कहां पर? आउटसाइड इंडिया। अब मान लो ये रिलायंस कंपनी है सिंगापुर की, कहां की कंपनी है बेटा? अब मान लो इंडिया में हमारी टाटा मोटर्स है, उसने सिंगापुर की रिलायंस को एक्वायर कर लिया। अब इसमें तो ए का भी इन्वेस्टमेंट है, एक्स का भी है, टी का भी है, क्या इसमें 2 से ज्यादा लेयरिंग है? बट ये कंपनी कहां की है? सिंगापुर की, आउटसाइड इंडिया की है। क्या वहां ऐसा अलाउड है? हाँ। और अगर वहां ऐसा, और हमने किसको खरीद लिया, तो इनडायरेक्टली टीबी हमारी हो गई ना, कि नहीं हो गई? और यहां देखा जाए तो रिलायंस, या यूं कहो रिलायंस भी नहीं, टाटा मोटर्स और टी के बीच में कितनी लेयर हो जाएगी? 1 2 3, 3 से ज्यादा लेयर हो गई। तो जिस कंट्री में आपने ऐसा एक्विजिशन किया है वहां अगर अलाउड था तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। दूसरा, दूसरा बोल दिया है कि आप अगर सब्सिडरी कंपनी बनाते हो 2 से ज्यादा लेयर की, बट इंडिया में ही किसी लॉ के द्वारा अलाउड था, रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा अलाउड था, कंपनीज एक्ट के अलावा किसी दूसरे एक्ट के द्वारा अगर अलाउड किया गया था, या कंपनीज एक्ट की ही, सॉरी, किसी दूसरे प्रोविजन में अलाउड किया गया था कि आप ऐसा कर सकते हो, तो कर लो यार।
अगर लॉ के द्वारा क्या है बेटा, अलाउड है, तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर लॉ के द्वारा अलाउड तो ऐसा नहीं किया जा सकता। ये सबसेक्शन 1 जो खत्म हुआ है, ये अपने आप में एक कंप्लीट प्रोविजन था जो खत्म हो गया। ये समझ में आया अपने को? अब मेन प्रोविजन चालू होते हैं 186 सबसेक्शन 2 से, जो किससे रिलेटेड है, एलआईजी से। किससे रिलेटेड है बेटा? एल मतलब लोन, आई इन्वेस्टमेंट, जी एस गारंटी एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, अब ये हम हेडिंग में देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज पर एप्लीकेबल है प्रोविजन, फिर कौन से ट्रांजैक्शन किया तो प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, फिर पार्टीज कौन कौन सी है, मतलब किन पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करोगे तब ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हेडिंग दिया है, कौन सा हेडिंग है, एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी मतलब किन किन कंपनीज के ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो ये प्रोविजन सारी कंपनीज पे लगते हैं, प्राइवेट पे भी लगते हैं और पब्लिक पर भी लगते हैं। सारी कंपनीज के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शन हैं, एक्सेप्शनल केसेस के अंदर वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज तो सारी कंपनीज के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। दूसरा, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो 3 तरह के ट्रांजैक्शन हैं, एल फॉर लोन, देना कि लेना। तो कंपनी अगर क्या प्रोवाइड कर रही है, लोन, तो सेक्शन लगेगा। फिर कंपनी क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटीज को एक्वायर करना। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ बेटा? एंड तीसरा क्या है, लोन तो किसी और ने लिया है, हम तो उसके फेवर में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, गारंटी सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम उसके फेवर में गारंटी सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये चीज आई समझ में अपने को? फिर पार्टीज, बोले किन के साथ ट्रांजैक्शन करोगे तब ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो पार्टीज में तो बोल दिया है, क्या लोन किसी भी पर्सन को दें, नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, किसी भी पर्सन को लोन या गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने पर कौन सा सेक्शन लग जाता है, 186। किसी भी पर्सन को लोन या गारंटी सिक्योरिटीज प्रोवाइड करने पर क्या लग जाता है, हाँ, जो इन्वेस्टमेंट की बात की गई है वो केवल किसका है, बॉडी कॉर्पोरेट। जो इन्वेस्टमेंट की बात की है वो केवल किसका है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट वर्ड ना यूज करते हुए क्या लिखा है, एक्वायर करना, बाय वे ऑफ परचेस, सब्सक्रिप्शन और अदरवाइज। क्या चीज, किसकी, तो फर्म है, इंडिविजुअल है, आप और मैं शेयर इशू कर सकते हैं क्या, शेयर्स या सिक्योरिटीज केवल कौन इशू करता है, बॉडी कॉर्पोरेट। तो वो जो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है, इट इज रिलेटेड विद बॉडी कॉर्पोरेट ओनली। अदरवाइज लोन और गारंटी सिक्योरिटी वाला पार्ट जो है वो कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग बॉडी कॉर्पोरेट, सारे पर्सन के ऊपर वो एप्लीकेबल हो जाता है। चल, अब लिमिट हमें बताई गई है, क्या, बोले यार 186 का ट्रांजैक्शन करना है ना, बोले हाँ करना तो है। तो 186 के ट्रांजैक्शन करने पर प्रोहिबिशन नहीं है, जैसे 185 में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे मना कर दिया था ना कि नहीं देना है, ऐसे 186 में मना नहीं किया है। 186 ही बोलता है प्रोविजन कंप्लाई कर ले, और अगर तेने क्या कंप्लाई किए हैं कर ले यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस तेरे को एक ही कंडीशन बोल रहे हैं कि क्या कंप्लाई करने हैं, प्रोविजन। अगर तेने क्या कंप्लाई किए तो कर ले। प्रोविजन में हमें लिमिट दी है, क्या मतलब, बोले यार जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं ना एलआईजी का, मतलब उसमें हम पैसा लगा रहे हैं ना, तो पैसा कितना लगाया जा सकता है उसकी क्या दी हुई है, लिमिट दी हुई है। लिमिट के अंदर अगर ट्रांजैक्शन है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं, लिमिट के बाहर अगर ट्रांजैक्शन है तो भी मना ही नहीं है, बट उसके लिए किसकी अप्रूवल लगती है, शेयर होल्डर की। कौन सा रेजोल्यूशन पास करके, ऐसा। लिमिट के अंदर अगर है तो क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उन्हें शेयर होल्डर से पूछने की भी जरूरत नहीं है। बट अगर लिमिट के बाहर है तो पहले किससे पूछना पड़ेगा, शेयर होल्डर से। कौन सा रेजोल्यूशन पास करके, तो बोले लिमिट कितनी है, तो बोला है कि जो एलआईजी के आप ट्रांजैक्शन करोगे, काय के ट्रांजैक्शन करोगे आप, वो कंपनी की 60% ऑफ पीएफएस या 100% ऑफ एसएस, विच एवर इज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमारी लिमिट है।
तो हमारी लिमिट के लिए हमें ये कहा है कि भाई पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, रिस्पा है ना, उसका कितना परसेंट तक कर लो, 60% तक कर लो, या फ्री रिजर्व रिस्पा है ना, उसका कितना परसेंट, 100%, विच एवर इज हायर तक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना करने पर कोई मना ही नहीं। अगर लिमिट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको केवल किसकी अप्रूवल चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। किसकी अप्रूवल चाहिए, वो भी कहां, बोर्ड मीटिंग में। कैसे नहीं, एंड कौन सी अप्रूवल है, यूनानिमस। यूनानिमस मतलब कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट, जितने डायरेक्टर्स आए थे सबकी हमें क्या चाहिए, कंसेंट, कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट, मतलब जितने भी, सबकी हमें क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए, तब ये काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन लिमिट से ज्यादा हो रहा है, आउटसाइड द लिमिट है, बोले क्या मतलब, बोले 60% ऑफ पीएफएस और 100% ऑफ एफएस, विच एवर इज हायर। मान लो आता है विच एवर इज हायर 500 करोड़, और अगर हमारा ट्रांजैक्शन कितने से ज्यादा का है, पहले के ट्रांजैक्शन और प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन दोनों मिलाकर अगर कितने से ज्यादा है, तो पहले आपको बोर्ड मीटिंग में तो अप्रूवल लेनी है, वही कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट। फिर हम किसकी अप्रूवल लेंगे, शेयर होल्डर। कौन सा रेजोल्यूशन पास करके, स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब मोर की कंसेंट अपने को लेना पड़ेगी। ये पॉइंट आया समझ में अपने को। फिर बोला है एसआर पास करने की जरूरत नहीं है, भले ही ट्रांजैक्शन लिमिट से ज्यादा हो रहा हो तो भी एसआर पास करने की जरूरत, अगर जो एलआईजी का ट्रांजैक्शन है वो कौन सी कंपनी कर रही है, होल्डिंग कंपनी, इसको अपनी होल्डी ओन्ड सब्सिडरी को क्या दे, लोन, गारंटी सिक्योरिटी, या कोई टेंशन नहीं, जितना करना उतना कर सकते हैं। कौन सी कंपनी है, होल्डी ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, वो अगर होल्डिंग कंपनी से ऐसा सब ले रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन अगर क्या है, जेवी है, जॉइंट वेंचर है, तो उसे केवल लोन और गारंटी सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। इन्वेस्टमेंट वाला ट्रांजैक्शन अगर कितने से ज्यादा हो रहा है तो फिर आपको परमिशन लेना पड़ेगा। फिर जितने भी ट्रांजैक्शन किए ना आपने एलआईजी के आपने जितने भी क्या किए हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन आपको कहां शो करना पड़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कहां शो करना पड़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना है। ठीक है, एंड जब एसआर पास करके अप्रूवल लेंगे तो उसमें भी लिमिट वगैरह बता देंगे कि यार हमारी लिमिट इतनी है और हमारा ट्रांजैक्शन इस लिमिट से ज्यादा है, मतलब इतने का हम ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। फिर 186 सबसेक्शन 5 ये बोलता है, सबसे पहले तो आप देखो ट्रांजैक्शन लिमिट के अंदर है, हाँ, तो केवल बोर्ड की अप्रूवल से काम हो जाएगा, बट हाँ कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट चाहिए। बट अगर ट्रांजैक्शन लिमिट से बाहर है, अगर ट्रांजैक्शन कैसा है, तो बोर्ड के साथ साथ अपने को किसकी अप्रूवल, कौन सा रेजोल्यूशन। फिर आपको यह भी चेक करना पड़ेगा कि क्या मुझे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल चाहिए क्या। बोले पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल कब लगेगी, तो बोले जब उनसे हमने क्या लिया है, लोन, एंड उनसे जो लोन हमने लिया है उसके पेमेंट में क्या हुआ है, डिफॉल्ट, उसके पेमेंट में क्या हुआ है, और हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो लिमिट से ज्यादा क्या कर रहे हैं, हम जो ट्रांजेक्शन वो लिमिट से। यार सीधा सा इसका कहना ये पड़ रहा है कि अगर आपने खुद ने लोन ले रखा है, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने खुद ने लोन ले रखा है ना, तो पहले यार अपने ऑब्लिगेशन पूरा करो यार। आप अपने खुद का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पेमेंट तो कर नहीं रहे हो और दूसरों को लोन बांटते फिर रहे हो। मतलब जिससे आपने लोन लिया है उससे ये प्रॉमिस किया था कि इस पैसे से आप बिजनेस करोगे, बिजनेस आप कर नहीं रहे हो, उसे किसी और को लोन के रूप में दे रहे हो। बोले नहीं ऐसा नहीं करना, सीधी सीधी सी बात। ये पॉइंट आया समझ में अपने को। चले तो 186 एक बार नोट्स में से भी देख लेते हैं अपन कौन से पॉइंट बच रहे हैं। कहां गया,
चलो स्टार्टिंग से ले लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने सबसेक्शन 1 पढ़ा था। सबसेक्शन 1 में क्या देखा था अपन ने कि 2 लेयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी कंपनी नहीं बनाने, है ना। फिर एक्सेप्शन पढ़े तो उसके भी 2 अपन ने कि अगर कंपनी कहां एक्वायर की है और उसमें था तो चलेगा, या हम इंडिया में ही किसी दूसरे एक्ट के प्रोविजन कंप्लाई कर रहे हैं, यह हमारा सबसेक्शन 1 हो गया। फिर सबसेक्शन 2 में बोल दिया है कि अगर 60% ऑफ पीएफएस या इसकी लिमिट से क्या हो रहा है ज्यादा, तो शेयर होल्डर की भी अप्रूवल लिमिट के अंदर है तो केवल बोर्ड की अप्रूवल से ही काम हो जाएगा। किसकी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शेयर होल्डर की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समझ में आ गया। इसको भी समझ में आ गया क्या। फिर हमने बोला था पीएफआई की अप्रूवल। पीएफआई की अप्रूवल कब लगती है, जब उनसे लोन ले रखा है अपन ने और उनके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के पेमेंट में क्या किया है डिफॉल्ट, ठीक है। एंड हम जो लोन दे रहे हैं या इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी कर रहे हैं वो लिमिट से क्या है ज्यादा। फिर फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व का मतलब क्या था, ऐसा रिजर्व जिसमें से क्या बांट सकते हैं डिविडेंड एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, है ना। तो वो रिजर्व जिसमें से क्या बांटा जा सकता है डिविडेंड, किसके अकॉर्डिंगली एज पर, हाँ वो रिजर्व क्या कहलाता है फ्री रिजर्व। वो रिजर्व क्या कहलाएगा फ्री रिजर्व कहलाएगा, है ना। फिर इसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व को शामिल नहीं किया है, अनरियलाइज्ड गेन को, नोशनल प्रॉफिट को जो भलते ही आपने क्रिएट कर दिया था ना, उन्हें इंक्लूड नहीं किया। सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। फिर पेडअप कैपिटल में इक्विटी भी लेंगे और प्रेफरेंस भी लेंगे, दोनों आ जाएगा काहे के अंदर, पेडअप कैपिटल के अंदर इक्विटी भी आएगा और प्रेफरेंस। जब तक स्पेसिफाई नहीं करते हैं पेडअप कैपिटल के अंदर दोनों चीजें आती है, इक्विटी भी आता है और प्रेफरेंस भी आता है। ये चीज आई समझ में अपने को। फिर बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या था, इसमें कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इंडियन कंपनी भी आती है और फॉरेन कंपनी भी आती है। जल्दी से बोलो काहे के अंदर, बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी भी आती है और क्या आती है फॉरेन कंपनी भी आती है। दोनों तरह की कंपनीज को काई में इंक्लूड किया है, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इंक्लूड किया है, ठीक है। फिर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अपने को, काहे में डिस्क्लोजर देना है, हाँ हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देना है। किस बात का डिस्क्लोजर, जो भी एलआईजे का अपन ने ट्रांजैक्शन किया उसके बारे में बता देंगे अपन, ठीक है। फिर पीएफआई के अप्रूवल का देख लिया अपन ने। देन क्या चार्ज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, है ना। सबसेक्शन 6 हमें बोलता है कि क्या चार्ज करना पड़ेगा। क्या हो रहा है यार बार बार है, नहीं हो रहा है क्या चालू है। तो सबसेक्शन 7 हमें बोलता है क्या चार्ज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, जो किससे कम नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर हम क्या ले रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर आपने 1 साल 3 साल 5 साल या 10 साल के लिए क्या किया है इन्वेस्टमेंट, तो जितना रिटर्न जितनी इनकम यील्ड होती है ना, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा कर सकते हैं अपन, हाँ ज्यादा चार्ज कर सकते हो बट उससे कम नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट आया समझ में अपने को। फिर सबसेक्शन 6 कह रहा था कि अगर कोई इंटरमीडियरी है, कौन है, अगर कोई जो किसके पास रजिस्टर्ड है, सेबी के पास, किसके पास रजिस्टर्ड है, तो सेबी के पास रजिस्टर्ड कोई इंटरमीडियरी है, तो वो अगर
कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है, उसका फॉर्मेशन किसके रूप में हुआ है? हाँ, कंपनी के रूप में हुआ है ना फॉर्मेशन उसका। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो सेबी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली करेगा, वो इस प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली काम नहीं करेगा। वो किसके अकॉर्डिंगली करेगा? सेबी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली काम करेगा। उसे सेबी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली क्या चार्ज करना पड़ेगा? इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। क्या बदतमीजी है यार। फिर सबसेक्शन 8, सबसेक्शन 8 क्या कहता है कि अगर आपने क्या एक्सेप्ट कर रखा है? डिपॉजिट। क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? अगर आपने पब्लिक से डिपॉजिट ले रखा है ना, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप अगर डिपॉजिट्स के पेमेंट में क्या करते हो? डिफॉल्ट। किसके पेमेंट में? डिपॉजिट के पेमेंट में अगर आपने क्या किया है? डिफॉल्ट किया है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सर्कमस्टेंसेस के अंदर जब तक वो डिफॉल्ट चल रहा है ना, कब तक? हाँ, तो जब तक वो डिफॉल्ट चल रहा है आप क्या नहीं कर सकते हो? ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। जब तक डिफॉल्ट चल रहा है आप एलआईजी के ट्रांजैक्शन नहीं करोगे। एलआईजी का ट्रांजैक्शन करना है तो पुराना डिफॉल्ट क्या करो? पहले खत्म। फिर सबसेक्शन 9 आया। सबसेक्शन 9 क्या बोलता है? बोले यार एक रजिस्टर मेंटेन कर। और क्या बोलता है? सबसेक्शन 9, 9 का क्या कहना पड़ रहा है? बोले एक रजिस्टर मेंटेन कर। एलआईजी के जितने भी ट्रांजैक्शन है ना, इन ट्रांजैक्शन को इनकॉर्पोरेट करने के पर्पज से क्या मेंटेन कर? एक रजिस्टर मेंटेन कर। ठीक है। फिर उस रजिस्टर के अंदर प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स आएंगे और वो लगभग वही रहते हैं जो हमने काय में देखे थे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर। क्या है यार। फिर सबसेक्शन 10 क्या बोलता है? इस रजिस्टर को कहां रखेंगे? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर। कहां रखोगे इसे? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखा जाएगा, कंपनी के, है ना। एंड कंपनी का कोई भी मेंबर जो है इस रजिस्टर का क्या कर सकता है? इंस्पेक्शन कर सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्शन कर सकता है। लेकिन अगर आपको क्या चाहिए? एक्सट्रैक्ट चाहिए तो हाँ, अगर आपको कॉपी चाहिए तो भी मिल जाएगी, एक्सट्रैक्ट चाहिए तो भी मिल जाएंगे, बट उसकी क्या लगेगी? फीस लगेगी। वो फीस आपको पे करना पड़ेगी। क्या करूं, मेरा दिमाग खराब हो रहा। तोड़ दूं क्या इसको? हाँ, इतने नाटक तो तुम्हारी मैडम ने नहीं किए होंगे आज तक। वो भी मेरे डांटने से डर जाती है। ये सुन ही नहीं रहा है। इतनी बदतमीजी की बंदी हो गया। आ गया। हाँ, नहीं, नोट्स में से देख लो, मैं बिना उसके पढ़ा देता हूं और क्या। ऑनलाइन वालों का क्या कहना पड़ रहा है? ऑनलाइन वालों का आया क्या? एक बे बदतमीजी मत करना, बेइज्जती खराब मत करवा। हो गया। नेक्स्ट दिया है सबसेक्शन 11, है ना। सबसेक्शन 11 के अंदर बताया है कि एलआईजी, मतलब अगर ये ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, अगर हाँ ये वाले ट्रांजेक्शन अगर हम करते हैं, वो भले ही एलआईजी में आ रहे हैं बट कौन सा सेक्शन नहीं लगेगा? 186। और अगर क्या नहीं लगेगा? अगर, तो हमने जो भी पढ़ा वो सब कंप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। पहला पहला बोला है कि अगर लोन
गारंटी, सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनी दे रही है? बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या ऐसी कंपनी जो इंगेज है काहे में? फाइनेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के अंदर जो कंपनी इन्वॉल्व है वो अगर ऐसा करती है तो क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये इनको एग्जाम्शन देने का केवल पर्पस ये है, इनका तो रोज का धंधा यही है साईं, यही काम करते हैं, लोन देना, लोन लेना, इन्वेस्टमेंट, है ना। तो जब रोज का धंधा यही है तो उसको स्पेशल बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऑर्डिनरीली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होता है, वो कर लेंगे यार, तेरे को बोलने की जरूरत नहीं, छोड़ दे। फिर अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है कौन सी कंपनी के द्वारा, या कोई भी कंपनी राइट इशू के अंदर सब्सक्राइब करती है 62(1)(a, है ना, या एनबीएफसी जो है, जैसा कि किसके पास रजिस्टर्ड हो? आरबीआई के पास। कौन हो अगर? एनबीएफसी, जो किसके पास रजिस्टर्ड है? तो ये अगर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करती है ना, यहां लोन, गारंटी और सिक्योरिटी का नहीं बोला है, केवल एग्जाम्पशन का ऐसे दिया है, जबकि यहां चारों से एग्जाम्पशन दिया था। यहां किससे एग्जाम्पशन दिया था? और यहां केवल काय से एग्जाम्पशन दिया है? इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, फिर डिस्क्लोजर तो अपने को दे ही देना है, और 25,000 रुपए का फाइन लगता है, जो कहां तक जाता है? 5 लाख तक। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को कितने साल की सजा है? 2 साल की। और 25,000 का फाइन जो कहां तक जाएगा? 1 लाख तक। वन राइट इशू में करते हो तो नहीं लगेगा, तो लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। तो कौन से फॉर्म में रजिस्टर मेंटेन करेंगे? एमबीपी 2 में। उसमें जितनी भी क्या होगी, कितने दिन में हो जाएगी? 7 दिन में। जब से ट्रांजैक्शन किया था, इस रजिस्टर को कहां रखोगे? एंड परमानेंटली प्रिजर्व करके रखा जाएगा। एंड किसकी कस्टडी में होगा? कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में होगा। समझ में आया अपने को? फिर इसे मैनुअल भी मेंटेन कर सकते हैं, और बट इसकी जितनी भी एंट्री से कौन ऑथेंटिकेट करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी के अलावा अगर कोई व्यक्ति है, मतलब कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, तो जिसको बोर्ड ने ऑथोराइज किया, है ना। फिर क्या बोला है कि एक्सट्रैक्ट हम दे सकते हैं किसी भी मेंबर को, ठीक है, फी जो कि कितने से ज्यादा नहीं होगी, 10 रुपए पर पेज। तो पुराने एक्ट का है। क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट क्या दिया? इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। सेक्शन कौन सा है? 187। क्या हेडिंग है 187 का? वापस से बोले। अब कंपनी अगर कोई भी असेट खरीदती है, प्रॉपर्टी खरीदती है, अंडरटेकिंग खरीदती है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो पैसा किसका इन्वॉल्व है? कंपनी का। पैसा किसका इन्वॉल्व है? तो जब पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन दे रही है? कंपनी। पैसा कौन दे रही है? काहे के लिए? इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा जब कंपनी दे रही है, तो इन्वेस्टमेंट होना भी किसके नाम से चाहिए? और किसी के नाम से नहीं होना चाहिए। मतलब कंपनी के डायरेक्टर के नाम से, कंपनी के शेयर होल्डर के नाम से, इनके नाम से इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट केवल किसके नाम से होगा? क्योंकि पैसा कौन दे रही है? जब पैसा किसका है, तो इन्वेस्टमेंट भी कौन करेगा? और किसके नाम से? और उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें भी किसके पास रहेगी? कंपनी के पास ही रहेगी। ऐसा कौन सा सेक्शन बोलता है? तो कोई भी प्रॉपर्टी हो, सिक्योरिटी हो या असेट हो, जिसमें क्या किया जा रहा है? इन्वेस्टमेंट, वो शैल बी मेड एंड हेल्ड बाय इट इन इट्स ओन नेम। किसके नाम से होगा वो? किसके पास होगा वो? कंपनी के पास। सारी चीजें कंपनी के पास ही होना चाहिए। हालांकि अब इसके 5 एक्सेप्शंस हैं। इन 5 एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इन्वेस्टमेंट कौन कर रही है? कंपनी। इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? बट किसके नाम से? किसी और के नाम से। या वो इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास नहीं रखे हुए हैं, वो किसी और के पास।
बट पैसा किसने दिया है? कंपनी। पहला ये बोला है कि जो सब्सिडरी होती है और हमारी क्या होती है? होली ओन्ड सब्सिडरी। तो होली ओन्ड सब्सिडरी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करने के पर्पस से, कौन सी कंपनी में? होली ओन्ड सब्सिडरी में क्या मेंटेन करने के लिए? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करने के पर्पस से फिर ये अलाउड है कि हम कुछ शेयर्स अपने डायरेक्टर्स के नाम से या अपने नॉमिनी के नाम से, अपने रिप्रेजेंटेटिव के नाम से खरीद सकते हैं। जैसे आपने एक पब्लिक कंपनी बनाना है एंड पब्लिक कंपनी आपकी क्या रहेगी? अब होली ओन्ड सब्सिडरी में तो 100% इन्वेस्टमेंट आप ही का है। तो मान लो रिलायंस ने 100% इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो पब्लिक कंपनी में मेंबर कितने चाहिए? 7, जबकि रिलायंस तो एक ही है। तो बाकी 6 के लिए फिर वो एक एक शेयर अपने डायरेक्टर, अपने एम्प्लॉय, अपने रिप्रेजेंटेटिव के नाम से खरीदेगी। अब वो खरीदने का पैसा कौन देगा? कंपनी। बट होगा इन्वेस्टमेंट किसके नाम से? किसी और के नाम से। ठीक है। फिर क्या बोला है कि अगर हमें क्या करना है, हम हमारे शेयर सर्टिफिकेट को बैंक के पास डिपॉजिट कर सकते हैं ताकि बैंक टाइमली डिविडेंड और इंटरेस्ट क्या कर सके? कलेक्ट कर सके। हम हमारे सर्टिफिकेट को, शेयर सर्टिफिकेट को बैंक के पास डिपॉजिट कर सकते हैं। काहे के लिए? डिविडेंड, इंटरेस्ट कलेक्ट करने के पर्पस से। ठीक है। फिर हम एसबीआई के पास या किसी भी शेड्यूल बैंक के पास हमारा शेयर सर्टिफिकेट रख सकते हैं। काहे के लिए? ताकि वो उन शेयर्स को क्या कर सके? बेच सके। बट हाँ, जब हमने शेयर सर्टिफिकेट दिया था उससे 6 महीने के अंदर शेयर्स बिक जाना चाहिए। ठीक है। 6 महीने हो गए हैं, शेयर्स बिके नहीं हैं, तो वापस दे दे, वापस ले लो उससे। फिर हमने लोन लिया था, लोन के रीपेमेंट को सिक्योर करने के लिए हमने प्लेज किया, अपनी असेट्स पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की। अब असेट कौन सी ली हमने? तो बोले जैसे हमारे पास रिलायंस कंपनी के 50 लाख रुपए के शेयर्स हैं, तो रिलायंस कंपनी के मेरे पास जो शेयर्स हैं, मेरी कंपनी के पास जो शेयर्स हैं, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, असेट है मेरी। अब मुझे लोन चाहिए, मैं बैंक के पास गया, बैंक ने बोला सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। मैंने वो रिलायंस के जो शेयर्स थे वो बैंक के पास क्या कर दिए? प्लेज कर दिए। तो शेयर सर्टिफिकेट किसके पास रखा है? बैंक के पास, ताकि लोन के रिपेमेंट को सिक्योर किया जा सके। एंड लास्ट, अगर शेयर्स कौन से फॉर्म में है? डीमेट के अंदर। अगर शेयर कौन से फॉर्म में है? हाँ, डीमेटलाइजेशन में अगर शेयर्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी हम बोल देंगे कि ठीक है, डीमेट के अंदर तो हमने देखा ही है, इन्वेस्टमेंट डिपॉजिटरी के नाम से होता है। सारे शेयर्स किसके पास होते हैं? डिपॉजिटरी के पास। किसके नाम से होते हैं? डिपॉजिटरी के। बोले ठीक है यार, जब डिपॉजिटरी के पास होता ही है तो सब रखते हैं, तो आप भी रख लो, क्या दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट क्या हेडिंग है? 187 के जो ट्रांजैक्शन किए ना, उनका क्या मेंटेन करना पड़ेगा? एक रजिस्टर। कौन से फॉर्म में? बाकी कहानी तो वही है जैसी अपन ने ऊपर रजिस्टर में देखी। रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली रख सकते हैं, मैनुअली रख सकते हैं। हर एंट्री को ऑथेंटिकेट करेगा कंपनी सेक्रेटरी या अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मेंबर आएगा तो उसको इंस्पेक्शन करवा देंगे, फीस वीस ले लेंगे। हो जाएगा ये। नेक्स्ट सेक्शन दिया है 188। ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिए इसके? कर लिए हैं बेटा, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किए हैं तो तुम्हारा नुकसान है, मेरा कुछ भी नहीं है। चलो, कौन सा सेक्शन है? किससे रिलेटेड है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो एक तो हमने रिलेटिव देखे थे, कौन से सेक्शन में? साथ साथ है ना। और दूसरा रिलेटेड पार्टी दिया है 276 में। क्या दिया हुआ है बेटा? कौन से सेक्शन में? अब सेक्शन 2 क्लॉज 76 क्या बोलता है? एक कंपनी के रिलेशनशिप में, किसके रिलेशनशिप में? ये व्यक्ति रिलेटेड पार्टी की कैटेगरी में आएंगे। पहला, कंपनी के डायरेक्टर। तो जैसे रिलायंस कंपनी है, वो
अपने ही डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन अगर करती है तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। वापस से बोलो, कौन सी कंपनी है, रिलायंस कंपनी है। अब अगर वो अपने ही डायरेक्टर के साथ क्या करेगी, ट्रांजैक्शन, तो क्या हो जाएगा वो, या डायरेक्टर के कौन है, रिलेटिव, डायरेक्टर में सब आ जाएंगे, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट सब आ जाएंगे। रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब तो वही है जो कहां दिया है, 277 के अंदर दिया है, रिलेटिव तो वही रहेगा। ये पॉइंट आ गया समझ में अपने को। फिर केएमपी और उनके रिलेटिव, तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी हम कंपनी के डायरेक्टर हैं, ये केएमपी है, तो अगर हमारे साथ भी कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो जाएगा, केएमपी या उनके रिलेटिव के साथ कर लें अपन, है ना। फिर क्या बोला है, फर्म जिसमें डायरेक्टर, मैनेजर या उनके रिलेटिव क्या है, पार्टनर। ऐसी कोई पार्टनरशिप, फर्म जिसमें डायरेक्टर या हमारी कंपनी का मैनेजर या उनके रिलेटिव क्या है, पार्टनर है, ऐसी फर्म के साथ हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो जाएगा। फिर हमारी कंपनी ने किसी प्राइवेट कंपनी के साथ क्या किया, ट्रांजेक्शन। अब क्या वो प्राइवेट कंपनी भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी, तो बोले प्राइवेट कंपनी के रिलेशनशिप में ये बोला है कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी के साथ हम ट्रांजेक्शन करें जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या तो खुद डायरेक्टर हो या क्या हो, तो वो प्राइवेट कंपनी भी आ जाएगी इस कैटेगरी में। फिर अगर हमने किसी पब्लिक कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन किया है तो कब वो पब्लिक कंपनी हमारी रिलेटेड पार्टी कहलाएगी, तो अगर हमारी कंपनी का डायरेक्टर या उस कंपनी में क्या है, एंड वो 2% से ज्यादा के पेडअप कैपिटल हेल्ड करके रखता है तो। फिर अगर हम ट्रांजैक्शन किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, किसी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या आर अकस्टम टू एक्ट, अकस्टम टू एक्ट मतलब यूज टू एक्ट, हैबिचुअल टू एक्ट, है ना, किसके अकॉर्डिंगली, हमारी कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर के डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस के अकॉर्डिंग, हमारी कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर के डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन और एडवाइस के अकॉर्डिंगली, है ना। फिर क्या बोला है, कोई भी पर्सन जो हमारे हमारे डायरेक्टर या मैनेजर जिस पर्सन की एडवाइस पर, डायरेक्शन पर या इंस्ट्रक्शंस पर काम करते हैं वो भी हमारे लिए रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। बट जो हमें डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन या एडवाइस दे रहा है वो केवल प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे रहा है, पर्सनल कैपेसिटी में, तो फिर वो रिलेटेड पार्टी नहीं कहलाएगा। फिर कोई भी कंपनी हो जो हमारी क्या है, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट या फेलो सब्सिडरी। फेलो सब्सिडरी मतलब सब्सिडरी, हमारी होल्डिंग कंपनी की जो दूसरी सब्सिडरी वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, फेलो सब्सिडरी। प्राइवेट कंपनी पर ये 8th वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी अपनी होल्डिंग से, सब्सिडरी से, एसोसिएट से, फेलो सब्सिडरी से ट्रांजैक्शन करे उसके ऊपर 188 नहीं लगेगा। फिर बोला है और कोई, जैसा कि प्रिस्क्राइब किया जाए तो प्रिस्क्राइब में बोल दिया है क्या, डायरेक्टर अदर देन या केएमपी, किसका, या उनके, वो भी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, मतलब हमारी कंपनी के डायरेक्टर और केएमपी तो रिलेटेड पार्टी है ही, वो तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में हमने देख लिया था। हमारी जो होल्डिंग कंपनी है उसके डायरेक्टर, केएमपी और रिलेटिव भी क्या हो जाएंगे हमारे लिए, पर डायरेक्टर में किसको नहीं लेना है, आईटी। ये पॉइंट आया समझ में अपने को। रिलेटिव, रिलेटिव की डेफिनेशन तो पढ़ी है अपन ने, 10 तरह के रिलेटिव होते हैं। कौन कौन होता है, एक तो क्या हो गया, एचयूएफ के मेंबर, दूसरा स्पाउस, फिर एक पीढ़ी हमसे ऊपर वाले मतलब मम्मी पापा, फिर हमसे बराबर वाले भाई बहन, फिर हमसे नीचे वाले थोड़ा छारी, बहू और दामाद। ठीक है, सिर्फ मम्मी पापा शामिल है। नेक्स्ट क्या दिया है,
सेक्शन 188 कौन से ट्रांजैक्शंस के ऊपर एप्लीकेबल होगा? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या बताया है? सेक्शन 188 कौन से? तो पहला, हमें 7 तरह के ट्रांजैक्शन दिए हैं। अगर हमारी कंपनी रिलेटेड पार्टी के साथ इन 7 में से अगर कोई ट्रांजैक्शन करती है तो 188 लगेगा, अदरवाइज नहीं। पहला क्या है? सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ, ये बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। फिर क्या बोला है? सेलिंग और बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। फिर लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, फिर सर्विसेज लेना या देना, फिर सेलिंग एजेंट या बाइंग एजेंट का अपॉइंटमेंट करना, फिर क्या है? ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट पर अपॉइंट करना और अंडरराइटिंग एग्रीमेंट करना। इनमें से कोई भी अगर ट्रांजैक्शन आपने किसके साथ किया है तो कौन सा सेक्शन लग जाएगा? 188। ठीक है। अब बोले प्लेस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? तो बोले एक डायरेक्टर प्लेस ऑफ प्रॉफिट 2 तरह से रख सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब ही हिमसेल्फ इज होल्डिंग प्लेस ऑफ प्रॉफिट, मतलब अदर देन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, अगर वो कुछ भी रिसीव करता है कंपनी से तो प्लेस ऑफ प्रॉफिट मान लिया जाएगा। और इनडायरेक्टली मतलब फर्म है, रिलेटिव है, कंपनी है जिसमें डायरेक्टर क्या है? इंटरेस्टेड, वो अगर कंपनी से 1 रुपया भी लेते हैं तो क्या मान लिया जाएगा? प्लेस ऑफ प्रॉफिट, प्लेस ऑफ प्रॉफिट बन जाएगा। हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्या दिया है? अब अगर कौन सा सेक्शन लग गया है तो फिर सबसे पहले अपने को बोर्ड की कंसेंट लेना पड़ेगी। कहां पर? बोर्ड। कैसे नहीं? फिर क्या बोला है? जो डायरेक्टर है ना इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देगा एंड पार्टिसिपेट नहीं करे। कौन सी कंपनी का? पब्लिक का। प्राइवेट वाला कर सकता। फिर जो डायरेक्टर एज अ शेयर होल्डर इंटरेस्टेड है ना, वो जनरल मीटिंग में भी वोट नहीं देगा। प्राइवेट वाला कर सकता है, पब्लिक वाला नहीं कर सकता। फिर कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमलगमेशन अगर हुआ था, है ना, तो उनके ऊपर 188 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। ये पुराना सेक्शन है। प्राइवेट का बता दिया मैंने आपको कि प्राइवेट कंपनी का इंटरेस्टेड डायरेक्टर भी वोट कर सकता है एंड प्राइवेट कंपनी का इंटरेस्टेड मेंबर भी वोट कर सकता है। ठीक है। फिर अगर किसी पब्लिक कंपनी के 90% या ज्यादा मेंबर रिलेटिव ही हैं प्रमोटर के, अगर किसी पब्लिक कंपनी के 90% या क्या है? किसके? प्रमोटर के रिलेटिव ही हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर वो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, वो वोट देंगे। फिर होली ओन्ड सब्सिडरी के केस में, किसके केस में? होल्डिंग कंपनी जो रिजोल्यूशन पास कर लेगी वो सफिशिएंट है। फिर अगर ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है, इन किस बेसिस पर, तो भी 188 नहीं लगेगा। आर्म्स लेंथ बेसिस पर क्या होता है? हाँ, अनरिलेटेड पर्सन के साथ जिन टर्म्स एंड कंडीशन पर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पर फिर अगर ट्रांजैक्शन की वैल्यू एक लिमिट से, तो हमें शेयर होल्डर की भी अप्रूवल लगेगी। कौन सा रेजोल्यूशन पास करके? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर की अप्रूवल लगेगी अपने को। 188 का रेजोल्यूशन कौन सा है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। ठीक है। कब लगेगी? अगर 10% या ज्यादा, टर्नओवर के 10% या ज्यादा का सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहा है। कितना हो रहा है? हाँ, या बाइंग और सेलिंग ऑफ कोई भी प्रॉपर्टी हो रही है जिसकी वैल्यू कितनी? 10% या ज्यादा, काहे के? नेटवर्थ के। फिर क्या बोला है?
लीजिंग जो कितने से ज्यादा हो, 10% या ज्यादा, किसका, टर्नओवर, है ना। फिर सर्विसेज रेंडर्ड कर रहे हो, वो भी कितनी, अगर 10% या ज्यादा, किसकी, टर्नओवर की। एंड मंथली रेम्यूनरेशन जो हमने प्लेस ऑफ प्रॉफिट देखा था, वो कितने से ज्यादा है, 2.5 लाख से ज्यादा है। और अंडरराइटिंग कमीशन है कितने से ज्यादा, 1% से ज्यादा। ये समझ में आया। फिर होल्डी ओन्ड सब्सिडरी के केस में बता दिया, होल्डिंग कंपनी खुद रिजोल्यूशन पास कर लेगी, होल्डी ओन्ड सब्सिडरी की अलग से मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है। फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बकवास करनी है, यही बकवास कहां जाएगी, डायरेक्टर रिपोर्ट में और रजिस्टर जो आप मेंटेन करोगे। नेक्स्ट क्या है, सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन। अब हमें लिमिट से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होने पर शेयर होल्डर की प्रायर अप्रूवल की जरूरत थी, बट हमने शेयर होल्डर की प्रायर अप्रूवल तो क्या बाद में लेंगे तो चलेगा क्या। तो अगर बाद में मतलब ट्रांजैक्शन करने की इमीडिएटली बाद जो भी बोर्ड मीटिंग हो रही है उसमें आप क्या करवा लो, रेटिफाइड, या जनरल मीटिंग का था तो जनरल मीटिंग करके उसमें क्या पास कर लो, रिजोल्यूशन। अब अगर आपको शेयर होल्डर ने परमिशन नहीं दी है तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सर्कमस्टेंस के अंदर वो ट्रांजैक्शन कैसा हो जाएगा, वॉइडेबल। ये समझ में आया। फिर पेनल्टी दी है, लिस्टेड की अलग है और अनलिस्टेड। लिस्टेड में तो 1 साल की सजा है और 25,000 का फाइन जो 5 लाख तक, अनलिस्टेड में केवल फाइन ही है 25,000 का जो 5 लाख तक जाएगा। हो जाएगा ये। फिर किसके प्रोविजंस दिए अपने को, सेबी के, है ना। चलो इसको कल करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले लो और अपन सीपीसी स्टार्ट करते हैं। डाउट है कुछ ऑनलाइन वालों को तो पूछ लो।